बच्चों हम पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 का 8वां चैप्टर। पिछली क्लास में हमने ऑक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन हमने यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है। आज की क्लास में बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक निकालने के कुछ नियम। तो आप बोलोगे सर ऑक्सीकरण अंक निकालना तो बता दिया है, बट कुछ एक पदार्थ या फिर कुछ एक कंपाउंड, कुछ एक यौगिक ऐसे होते हैं जिनके लिए ये चीज़ें फिक्स होती है, ठीक है। तो उनको यदि हम याद कर लें तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक की, तो ध्यान रखना भाई, किसी भी पदार्थ पर उपस्थित विद्युत आवेश को ही ऑक्सीकरण अंक कहा जाता है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे Na+ की, तो ऑक्सीकरण नंबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अच्छा, Ca2+ की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे +2 हो जाएगा। देख लो भाई कितना आवेश है यहाँ पे, +1 आवेश है तो +1 हो गया, +2 आवेश है तो +2 यहाँ पे हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ो भाई। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम, ठीक है। इन नियमों को आप 4-5 नियम हैं, ज़्यादा नहीं है ना, इतना ज़्यादा थ्योरी में लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझना है बातों को, कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। मुक्त अवस्था में यदि कोई पदार्थ मुक्त अवस्था में है, कोई तत्व यदि मुक्त अवस्था में है, कोई यौगिक यदि मुक्त अवस्था में है, तो उसका ऑक्सीडेशन अंक हमें ध्यान रखना है, हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। जैसे कि आप देखते हैं सोडियम यदि अकेला पड़ा हुआ है, ठीक है, यदि सोडियम प्लस के साथ में था, जब भी अभी प्लस के साथ में था तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +1 था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ऊपर कोई आवेश नहीं है, ये मुक्त अवस्था में है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे 0 हो जाएगा। NaCl में 0, H2SO4 में 0, ठीक है। यानी कि जब भी मुक्त अवस्था में पदार्थ पाया जाएगा तो उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, आवाज़ आ रही है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो जी देखेंगे। समान परमाणुओं में बंधित अध्रुवीय सहसंयोजक अणु, यानी कैसे बोल सकते हैं, समान परमाणु का मतलब क्या हो गया कि द्विपरमाणु की बात हो रही है, यानी कि समान परमाणु, दोनों परमाणु, ऑक्सीजन है तो दूसरा भी ऑक्सीजन होना चाहिए, पहला नाइट्रोजन है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, समान परमाणुओं से बंधित अध्रुवीय सहसंयोजक अणु में प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यदि मैं बात करता हूँ O2, N2, F2, तो इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये बात तो आपने पहले भी पढ़ी थी और फिर से यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो दो नियम क्या हो गए कि यदि मुक्त अवस्था में पदार्थ है तो उसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 0 होगा। और यदि मैं समान परमाणु की बात कर देता हूं, ठीक है, द्विपरमाणु की बात कर देता हूं, सेम है, ऑक्सीजन है तो दूसरा भी ऑक्सीजन यानी कि O2, F है तो दूसरा भी F यानी कि F2 की बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस जगह पे यदि हम बात करें तो यहाँ भी ऑक्सीकरण अंक क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आती है क्या? बढ़े आगे, चलो जी। तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। अच्छा, अब यदि मैं बात कर लेता हूँ, वो तो क्या किया था मैंने, समान परमाणुओं से बंधित अध्रुवीय सहसंयोजक, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं असमान परमाणुओं से बंधित ध्रुवीय सहसंयोजक अणु, यानी कि कभी इस फॉर्म में दिया हुआ है कोई कंपाउंड A, इसके ऊपर लगा हुआ है +B और यहाँ पे पार्शियल चार्ज माइनस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी A की बात आएगी तो A का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +1, और जब भी यहाँ पे B की बात आएगी तो B का क्या होगा भैया, -1, ठीक है। जब भी असमान परमाणु का मतलब क्या हो गया, एक A है तो दूसरा B होगा, ठीक है। पार्शियल चार्ज +1 और -1 है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अध्रुवीय, यहाँ पे ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना, हमें क्या करना है, जिसके ऊपर प्लस लगा हुआ है उसका क्या रहेगा, +1 रहेगा, जिसके ऊपर माइनस लगा हुआ है उसके क्या रहेगा, वहाँ पे -1 रहेगा। क्लियर है। अब यदि मैं बात करता हूँ उपसहसंयोजक यौगिक, किसकी बात कर रहा हूँ, उपसहसंयोजक यौगिक, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं। अर्थात यदि हम बात करते हैं ये वाला A से यदि B है तो A का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और B का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पे -2, यदि इस प्रकार से है A से B, ठीक है। यानी कि ऐसे ही दर्शाते हैं हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, है ना, उपसहसंयोजक यौगिक, उनको हम कैसे दर्शाते हैं, इसी प्रकार से दर्शाते हैं। A और B, ये बॉन्ड जो होता है वो सहसंयोजक ना होकर के उपसहसंयोजक होता है। पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में, वहाँ पे आपने क्या जाना था कि A यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि कभी इस तरह से आता है कि A जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि A दान कर रहा है B को, ठीक है। यानी कि दानी कौन है ये, तो इसके ऊपर +1 और ये क्या है यहाँ पे -1, ठीक है। ऐसा ही होता था। अब देखो, ऑक्सीकरण अंक यदि निकालना होगा, यदि 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 1 होगा, 2 करेगा तो 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो, A का क्या है, A दानी है ना, तो A का कितना कर देंगे हम, +2 कर देंगे, ठीक है, +2 कर देंगे, +2 यहाँ पे कर देंगे, और B का कितना कर देंगे, यहाँ पे -2 हम कर देंगे। यदि 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो वहाँ पे +1 था, है ना, +2 और ये -2, यानी कि जो ग्रहण कर रहा है ना, जो ग्राही है, वो तो क्या होगा, यहाँ पे -2 में होगा, और जो यहाँ पे दान कर रहा है, जो दानी बन रहा है, वो किस में होगा भैया, +2 में यहाँ पे होगा,
ठीक है। तो एक बार छापो इसको, फिर उसके बाद में इसको हम देखते हैं, ठीक है। चलो जी, हाँ जी छाप लिया। तो चलो अब यहाँ पे अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब कुछ एक संरचनाएं आएंगी जिनसे हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ध्यान से समझना। आपके लिए यहाँ पे इसकी जो संरचना है वो आपको यहाँ पे प्रकट होती हुई नजर आ जाएगी, ध्यान से समझो। HNO3 की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूरा विजिबल है। यदि हम बात करते हैं HNO3 की, तो HNO3 की हमें क्या करनी है, संरचना बनानी है। तो पहले तो आप HNO3 की यहाँ पे संरचना बनाओ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कहानी को आगे बढ़ाएंगे, कैसे समझना। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो केंद्रीय परमाणु है नाइट्रोजन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालना है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि HNO3 हमारे पास में है, तो उसकी संरचना आपको नजर आ रही होगी सामने। अब मुझे क्या करना है, वहाँ पे जो सेंट्रल एटम आपको नजर आ रहा है ना, उसका क्या बनाना है मेरे भाई, उसका यहाँ पे क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आप बातों को थोड़ा ध्यान से समझो। HNO3 है, ठीक है। यदि हमें संरचना नहीं भी बताओ तब भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, कैसे सर। H का तो क्या होता है +1 लगा दिया। अच्छा नाइट्रोजन का क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन का क्या होता है, आपने नाइट्रोजन का ही निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन का जो रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर उसको X मान लेंगे, ठीक है। उसको आपने X मान लिया, ठीक है। अच्छा एक ऑक्सीजन होती है तो कितना होता है, -2 होता है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा -2 यानी कि -6 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे आवेश कितना है, तो आप बोलेंगे कुछ भी आवेश नहीं है, तो बराबर क्या कर दोगे, यहाँ पे 0 कर दोगे, पहली लाइन क्लियर है। अच्छा आप देखेंगे यहाँ पे सर ये +1 हो गया, +x। अच्छा यहाँ पे कितना है, -6 है, तो -6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6, और 1 इधर जाएगा तो -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे +5 आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा अगला दिया हुआ है आपको कि H2SO4 है भैया, है ना, H2SO4 है, इसकी आपको संरचना बनानी है, संरचना आपको दिख रही होगी, ठीक है। H2SO4 की आपको संरचना बनाकर वहाँ पे क्या करना है, जो केंद्रीय परमाणु है सल्फर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे निकालना है। तो तरीका वही है, तरीके हमारे चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन चेंज हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर +1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा +1। अच्छा सल्फर का मुझे निकालना है तो उसको क्या मान लो, +x मान लो। अच्छा एक ऑक्सीजन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर एक ऑक्सीजन -2 होता है, ऑक्सीजन हमारी 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा -2, और बराबर किसके कर देंगे, तो आप बोलेंगे सर आवेश नहीं है तो 0 के बराबर कर दो। और यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके देख लीजिए कितना आएगा। अच्छा यहाँ 4 को -2 से गुणा करेंगे, -8 हुआ, -8 उधर गया तो 8 हो गया, और 2 उधर गया तो -2, यानी कि x बराबर +6। एक बार छापो, ठीक है, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देख लो, संरचना भी देख लो, उसके बाद में आगे देखो। अब देखो अगला है क्या, परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड किसे बोला जाता है, तो आप देखेंगे HClO4 को परक्लोरिक एसिड बोला जाता है। इस पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात करना है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन अंक ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन अंक कैसे, देखो HClO4 है, HClO4 है, तो क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन का क्या मान लो, x मान लो। अच्छा इसका क्या होगा, +1 होगा। अच्छा क्लोरीन का x माना था, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा करो, बराबर किसके कर दो, 0 के, क्यों, क्योंकि कोई आवेश है नहीं यहाँ पे, है ना। तो +1 + x -8 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ गया क्या, बोलो भाई, x बराबर क्या आपका +7 आ गया क्या, सही है। अच्छा अगला देखो, नाइट्रिक अम्ल की संरचना आप खुद बनाकर देखिए, देखना, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, तो आपको पता है कि सर HNO2 होता है। HNO2 में सेंट्रल एटम का वापस से यानी कि नाइट्रोजन का मुझे निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, +1, ये +1 लिखा हुआ है भाई, है ना, कितना लिखा हुआ है, +1 लिखा हुआ है। x नाइट्रोजन का कितना मान लिया, x मान लिया। अच्छा एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, और बराबर 0, क्यों, क्योंकि ऊपर कोई आवेश है यहाँ पे है नहीं, है ना। तो आप देखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 2 को 2 से गुणा कर, 2 को -2 से गुणा करोगे -4 आएगा, -4 उधर गया +4, और 1 उधर गया +3, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा। कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ भाई, नहीं है। तो ये क्या था यहाँ पे, ये क्या था भाई, ऑक्सीकरण अंक निकालने कुछ नियम थे, ठीक है, जो रह गए थे उन्हें पढ़ना भी जरूरी है। तो एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, है ना। उसके बाद में संरचना है, संरचना हटा दी मैंने, है ना। चलो जी, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब अगली क्लास में इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, पहले ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगली क्लास में चैप्टर का समापन करते हैं, जुड़े रहिएगा, धन्यवाद।